हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जिसमें इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पार्ट के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों द्वारा कीजिए। पहला है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। दूसरा है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है। तो दोस्तों किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज को हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। तीसरा खालिस्तान है हमारा कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो दोस्तों जलवायु के द्वारा पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होती है तो पक्षी अपने दूसरी जगह स्थान अपना घर बनाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड है हमारा, सेकंड है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। दूसरा है हमारा चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर। तीसरा संकटापन एवं विलुप्त में स्पीसीज। चौथा है वनस्पति जाति में प्राणी जाति में अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। पहला हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी उद्यान जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर। तो दोस्तों वन्य प्राणी उद्यान यह वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये वन्य जीवन पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। चिड़ियाघर और अभयारण्य यह वह स्थान है जहाँ जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। अभयारण्य यहाँ भी वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। एक कृत्रिम आवास में रहते हैं, यहाँ प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर यहाँ जंतुओं को तैयार किया हुआ भोजन दिया जाता है और यहाँ भी भोजन वनों से ही प्राप्त करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। संकटापन और विलुप्त स्पीसीज में अंतर। तो देखो दोस्तों संकटापन स्पीसीज ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। विलुप्त स्पीसीज ये ऐसी स्पीसीज हैं जो देखने को नहीं मिलती हैं। ये विलुप्त हो सकती हैं जैसे बाघ, ये विलुप्त हो चुकी हैं जैसे कि डायनासोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जैसे साल, सागौन आदि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं, जैसे हिरण, चीतल आदि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वनोन्मूलन का निम्न पर प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो वनोन्मूलन का दोस्तों वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, गांव ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर और अगली पीढ़ी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें हम देखेंगे आगे। तो अब हम चलते हैं इसके उत्तर की ओर दोस्तों। तो वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनोन्मूलन का। तो देखो दोस्तों वनोन्मूलन की वजह से वन्य प्राणी के आवास स्थल समाप्त हो रहे हैं और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है।
वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर आश्रय देना पड़ता है। इससे बहुत सी स्पीशीज संकटापन्न और विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। पर्यावरण। वनोन्मूलन से सबसे अधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तथा भौम जल स्तर के भी नीचे गिर जाता है। इससे वर्षा और भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब चलते हम गांव की तरफ। ग्रामीण। तो वनोन्मूलन के कारण बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी कम हो जाती है। उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किसानों पर पड़ता है। उनके ग्रामीण जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं शहर। शहरी क्षेत्र। वनोन्मूलन से शहरी क्षेत्र का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शुद्ध हवा विलुप्त होती जा रही है जिससे श्वसन रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वनोन्मूलन के विलुप्त होने से कभी कभी जंगली जानवर भी शहर में प्रवेश कर भयानक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अब आते हैं हम पृथ्वी पर कि पृथ्वी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वनोन्मूलन से विश्व उष्णन हो रहा है जिससे बर्फीले पहाड़ों के बर्फ पिघलकर पृथ्वी को जलमग्न कर रही है, जिससे कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। अब आते हैं हम 6 अगली पीढ़ी। तो दोस्तों, वनोन्मूलन की वजह से पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या बहुत सारी स्पीशीज का विलुप्त होना, पृथ्वी का ताप बढ़ना आदि समस्याएं उत्पन्न होने से अगली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय होगा। पृथ्वी पर उनका जीवन अधिक लंबे समय तक संभव नहीं हो सकेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं? क्या होगा यदि हम किसी जंतु का विष करते हैं? क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए या हट जाए? तो देखेंगे दोस्तों, पहला हमारा क्या होगा यदि हम वृक्षों की अनाधुंध कटाई की जाए। तो हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो धीरे धीरे वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का भी खतरा और अधिक हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाएगी तथा मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरा है, क्या हो अगर किसी जंतु के आवास के बाधित होने से उसका संरक्षण तो संभव है परंतु उसकी प्राकृतिक आपदाओं में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने से उसकी निचली परत दिखाई देने लगेगी। ह्यूमस भी मिट्टी से समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर भी पड़ेगा। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल परिवर्तित हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संक्षेप में उत्तर लिखिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? वनोन्मूलन का कारक, उसके प्रभाव क्या है? रेड डाटा क्या है? प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जैव विविधता का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे पृथ्वी पर हमारा जीवन है, इससे पर्यावरण प्रभावित होगा, इसका कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि संरक्षित वन वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके इन्हें नष्ट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे?
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। वे आज भी अपने भोजन के लिए जानवरों के शिकार करते हैं तथा पेड़ की छाल जंतुओं के खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा कि वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा वनोन्मूलन के मुख्य कारक औद्योगिकरण, शहरीकरण, खेतों के लिए भूमि भीषण सूखा, वनों के अग्निकांड आदि हैं। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण, विश्व उष्णन, भूमि की उर्वरता में कमी आदि से मनुष्य के जीवन में संकटमय हो रहा है। 5वां क्वेश्चन हमारा कि रेड डाटा बुक क्या है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। पेड़ पौधे जंतु अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 है हमारा कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा पक्षियों का एक ऐसा क्षेत्र जो सुदूर क्षेत्र में जाना उसका प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्रवासी पक्षी प्रदेश भर सुदूर क्षेत्रों में उड़कर चले जाते हैं। वे वहां अंडा देने के लिए जाते हैं क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के होने के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। अब हमारा क्वेश्चन 6 है कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है, उस पर चर्चा की और एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा वर्तमान में जिस तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियों आवास भी उतना ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य वनों को साफ करके भूमि तैयार करता है क्योंकि उनको वनों के अतिरिक्त कहीं खाली जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी ओर वनों के साफ होने से वन प्राणियों का आश्रय समाप्त हो जाता है। आदिवासी जातियाँ भी विलुप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही जीवन यापन हेतु भूमि कम हो जाती है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढना आवश्यक है। वनों की कटाई इसका विकल्प नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। अपने द्वारा की गई जानकारियों की सूची बनाइए। तो हम अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न योगदान दे सकते हैं, जैसे कि पहला है आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर, दूसरा जागरूकता अभियान चलाकर, वन उत्सव का आयोजन करके, जन्म शादी और उत्सवों पर पौधा उपहार देकर, मनुष्य को नर्सरी मुफ्त वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर, आम जनता को वनों के महत्व के बारे में समझाकर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एक और पॉइंट रह गया कि हम इस कार्य के लिए अपने मित्रों और पड़ोसियों पड़ोसियों का सहयोग भी लेना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हो जाती है। तो दोस्तों वनोन्मूलन से वृक्षों की कमी हुई है। इससे वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में भी कमी आई है। इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रकरण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन हो जाता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।